कल हमने बिल्कुल इब्तदाई तारुफ बेसिक्स थी और कल चुके हैं साउंड में बहुत सी प्रॉब्लम थी। आज मैं उसको जो कुछ पढ़ा था कल तारुफ का इंट्रोडक्शन था और बेसिक जो सब्जेक्ट है वो है जी फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। और फर्स्ट पोर्शन इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में ज़्यादा पोर्शन है और इकोलॉजी का कम पोर्शन है सिलेबस के लिहाज से। पहली प्रॉब्लम जो दो तीन बातें मैंने बताई थी मैं रिपीट कर देता हूँ कल के। पहली चीज़ आपके पास सिलेबस होना चाहिए, आपके पास पास्ट पेपर्स होने चाहिए, आपके पास बुक्स या कोई भी रीडिंग मटेरियल। ओडम इकोलॉजी आपकी जो रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट है उसमें से सिर्फ ओडम इकोलॉजी मार्केट में अवेलेबल है। बाकी बुक्स के मिलने के चांसेस कम है। एक रणीनाथ की बुक भी है, वो भी शायद मिल जाए लेकिन वो लाहौर से मिलेगी, शिवपुरा से नहीं मिलेगी। इसके अलावा बहुत से नोट्स अवेलेबल हैं, नेट से बहुत से नोट्स मिल जाते हैं। इकोलॉजी में ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये बहुत ही जनरल टॉपिक है और बहुत आम सी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें से बहुत चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। ज़्यादा टफ, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं सिर्फ सिलेबस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। सिर्फ चंद एक टॉपिक ऐसे होंगे जो न्यू होंगे और मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। और बॉटनी में जैसा कि आपने देखा होगा सेमेस्टर 1 तो बहुत ही टफ था, तो उससे बेहतर था 3 और ये 4 जो ज़रा उस लिहाज से आसान है, बोरिंग नहीं है, देवर बोरिंग। एनीवे हम स्टार्ट करने लगे हैं। आपके सिलेबस के लिहाज से जो हमारा पहला चैप्टर बनता है उसमें पहला ही हेडिंग उन्होंने वाटर पोटेंशियल दिया। लेकिन जैसे मैंने कल बात की थी कि वाटर प्रेशर तक पहुंचने के लिए हमें उसका काफ़ी सारा बैकग्राउंड चाहिए। कल मैंने बहुत मुख्तसर सा तारुफ करवाया था। वो चीज़ें हैं जो कि मोस्टली आप लोगों ने पढ़ी हुई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सब लोग रिवाइज कर लें पहले, और ताकि कोई ऐसा मसला ना हो जो कि बाद में पैदा होता है। ये भी याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पार्ट है जिससे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थ्योरी क्लास इसलिए आते हैं कि ये बैकग्राउंड है, बेसिक्स हैं, और प्रैक्टिकल के हवाले से ये कि वो हम अपने खुद इसको परफॉर्म करना है, सिचुएशंस जो बनाने होते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर वो भी आपको आने चाहिए। वेलकम टू जी। बात हो रही थी कि हमने स्टार्ट करना है सिचुएशन से। मोलैरिटी, मोलर सॉल्यूशन, 1M सॉल्यूशन, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मोल के कंसेप्ट से बात करते हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, NaCl या कोई और कोई भी सब्सटेंस जो भी आप यूज करना चाहें। ग्लूकोज जो कि हमारे यहाँ बहुत इस्तेमाल होते हैं, 180 ग्राम ग्लूकोज हो तो वो 1 मोल के बराबर है। 342 ग्राम सुक्रोज हो तो वो 1 मोल है। 38.5 ग्राम्स NaCl हो तो वो 1 मोल। जब आप एक मोल सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करें और टोटल सॉल्यूशन जो आप बनाएं वो 1 लीटर यानी 1000 ml हो तो वो सॉल्यूशन आपका 1M सॉल्यूशन कहलाता है, 1 मोल सॉल्यूशन। और ये हमारा आमतौर पर स्टॉक सॉल्यूशन होता है। लैब में आमतौर पर जब हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो हम 1M सॉल्यूशन तैयार करके रखते हैं। उसकी रीजन ये है कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन यूज करना होता है, इससे फिर आगे डाइल्यूशन की जा सकती है। डाइल्यूशन में जाने से पहले एक बार फिर मैं दोबारा जो है जो सॉल्यूशन की 2 और टाइप्स हैं उनका जिक्र किया देता हूँ। नंबर 2 मोलर सॉल्यूशन। थ्योरेटिकली तो ये है लेकिन प्रैक्टिकली कम इस्तेमाल करते हैं। 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस डिसॉल्व करना है पानी में और पानी की मिकदार इन जो सॉल्वेंट है हमारा वो 1 kg लेना। याद रखिए कि जो मोलर सॉल्यूशन था उसमें पानी 1 लीटर नहीं है बल्कि पानी की मिकदार लीटर से थोड़ी सी कम लेके पहले उसमें डिसॉल्व करते हैं अपने सॉल्यूट को, और फिर जितनी कमी होती है वो मजीद पानी डाल के उसको पूरा 1 लीटर ले जाते हैं। वो मोल पर लीटर होता है जबकि ये मोल पर kg दोनों में ये डिफरेंस पानी लेकिन ये इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल होता है। प्रैक्टिकली में इसका इस्तेमाल नहीं होगा, प्रैक्टिकली आपने पढ़ा। नंबर 3 बहुत ज़्यादा जो कॉमन इस्तेमाल होते हैं सॉल्यूशन वो परसेंटेज होते हैं, 1% सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन।
परसेंटेज की बहुत सी टाइप हैं, जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं वो वेट बाई वॉल्यूम। बस अगर कहा जाए कि जी आप 5% सोल्यूशन तैयार करें ग्लूकोज का, तो इसका मतलब होगा 5 सॉरी मैं दोबारा कर दूँ 5% सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम, क्योंकि सबसे कॉमन यही वाला है 5% सोल्यूशन वेट बाई वॉल्यूम। तो इसका मतलब होगा आपने 5 ग्राम लेना है, ग्लूकोज है 5 ग्राम ग्लूकोज, और जो पानी लेते हैं जो आपका सॉल्वेंट है वो 100 ml है। ये 100 ml परसेंटेज सोल्यूशन सारे के सारे 100 ml के चूंकि मोस्ट कॉमन ये था इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ, बाकी का जिक्र नहीं कर रहा। हमारी जो यूटिलाइजेशन होगी उससे ज़्यादा परसेंट सोल्यूशन की होगी, जो कि सॉलिड को जब लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो 5% 10% जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। ये था डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस। याद रखिए कि जैसे मैंने पहले कहा था कि लैब में हमारे बहुत से प्रैक्टिकल ऐसे हैं कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करना है। हम लोग बहुत सोल्यूशन होते हैं, हम सिर्फ एक तैयार करते हैं पहले स्टैंड सोल्यूशन, और वो होता है 1 सोल्यूशन। आगे हमने उस सोल्यूशन को डाइल्यूट करना होता है। आपने फर्स्ट के लिए वही ग्लूकोज या किसी भी चीज़ का सोल्यूशन तैयार किया होगा, हम अगले स्टेप में उस सोल्यूशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। फर्स्ट कीजिए आपको 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 ये मैंने उसकी परसेंट बता दी, और अगर 0% तो उसका प्योर वाटर। सेकंड चीज कि जो सोल्यूशन आपने तैयार करना है आपको कम मिकदार में चाहिए होता है। अक्सर केसेस में आपको जस्ट 10 ml सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है टोटल जो आपने यूज करना है। तो एक बहुत ही मशहूर फार्मूला जिससे हम वाकिफ हैं लो क्लास में, वो है M1V1 is equal to M2V2। आई एम श्योर कि आप इस फार्मूले से पहले से वाकिफ हैं। आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। M1 जो आपका गिवन सोल्यूशन है वो 1, M1 की वैल्यू 1 है। V1 क्वेश्चन मार्क, यानी ये आपने फाइंड करना है V1। आपने जो सोल्यूशन तैयार करना है फर्स्ट कीजिए 0.5 m आपने तैयार करना है, तो M2 की जगह पे 0.5 अल्फाज आ गया। और आपने कितने ml तैयार करना है, फर्स्ट कीजिए आपने जस्ट 10 ml तैयार करना है, तो V2 की जगह पे आपने 10। अभी बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है, 1 into V1 is equal to 0.5 into 10। आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका जो आंसर निकलेगा वो सिंपल ऑप्शन में जितने जो आपका आंसर होगा वो अपने वॉल्यूम लेना है पिपेट के जरिए, और उसको आपने फर्स्ट कीजिए, सपोज ये एग्जैक्ट रीडिंग नहीं है, फर्स्ट कीजिए कि आपने कैलकुलेट किया और आपका आंसर आ रहा है कि 1 ml सपोज, तो 1 ml स्टॉक सोल्यूशन और 9 ml पानी, इन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल आपका जो बन जाएगा वो 10 ml, जो कि आपने टोटल 10 ml तैयार करना है। तो इसको समझ रखना है कि आपने जो गिवन सोल्यूशन है वो कितने लेना है और प्योर वाटर कितने। फर्स्ट कीजिए कि आपका आंसर आ रहा है 7 ml, यानी V1 की वैल्यू, तो 7 ml में आप 3 ml पानी डालेंगे तो वो 10 ml बन जाएगा। अगर आप फर्स्ट कीजिए 250 ml बनाना चाह रहे हैं तो कैलकुलेशन के मुताबिक उसकी जो वैल्यू आएगी वो आप ऐड करेंगे। मैं ये शुरू मॉडल फॉर्मूला है जो कि आप इससे पहले से बात करते हैं, लेकिन मैंने इसको आपके सामने बयान कर दिया है। इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अगर अमाउंट कम आ रही हो, फर्स्ट कीजिए 0.5 ml आ रही है, 0.1 ml, तो उस में छोटे वाला पिपेट आप यूज करेंगे। और एक बहुत अहम इंस्ट्रक्शन, ये इस साल का जो मरज़ार है वो चल चुका हुआ है, उसमें मैंने 2 आर्टिकल दिए हैं, जिनमें से एक लैब सैंपल का है। लैब्स की इंस्ट्रक्शन, लैब में आपने क्या करना है, कैसे करना है, वो तमाम इंस्ट्रक्शंस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं और ज़्यादा खतरनाक लैब्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की होती हैं, और अक्सर बेशर, बल्कि हमारे यहाँ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ तो रवाज ही नहीं है कि टीचर बच्चों को इन्फॉर्म करे कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी मर्जी से ही
जो उधर जा रहा कर रहे होते हैं, टीचर वहाँ पे या तो मौजूद नहीं होता या उसको कोई केयर नहीं होती। अभी इस वक्त दुनिया में जो सूरत चल रही है, आप सबने सुन लिया हुआ है, सबको पता है कि कोरोना वायरस क्या चीज़ है और किस तरह से स्प्रेड होता है। याद रखिए कि इन्फेक्शियस डिजीजेस वो बीमारियाँ जो जरासीम से फैलती हैं, उनके फैलने के बहुत से तरीके हैं और बहुत सी चीज़ ऐसी हैं जो इंसान के मुंह में या नाक में जरासीम मौजूद होते हैं और वो स्प्रेड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पॉइंट कोरोना वायरस के आने से पहले ही मुर्जा ज़ाहिर के पिछले कुछ ही माह पहले छपना शुरू हो रहा था। आर्टिकल में उससे पहले लिख के रखा हुआ था और उसमें आ चुका हुआ है। याद रखिए, किसी भी सूरत में कभी भी आपने पिपेट को अपने मुंह से, अपने होंठों से सक नहीं करना। जब आपने सोल्यूशन लेना है, किसी भी सूरत में आपने पिपेट को अपने मुंह से सक नहीं करना है। क्या ये बात आपकी केमिस्ट्री लैब में, आपके केमिस्ट्री या बायोलॉजी लैब में या किसी भी लैब में, मैट्रिक में, इंटर में, पीएस में टीचर आपको बताइए आप आज तक के नहीं? ये तो बताना चाहेगा अंजलि, बुशरा और हिना में से सर नहीं बताइए। किसी ने नहीं बताई? नो सर। मैंने बता दी है और रिटन फॉर्म में आपको मिल जाएगी प्रोग्राम के अंदर। आप उसकी रीजन में पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी के मुंह में जरासीम है, जब वो पिपेट को यूज करेगा तो वो जरासीम पिपेट पे आ जाएंगे। जो दूसरा बंदा, उसको याद रखें कि जब आप पिपेट को जस्ट वॉश करते हैं तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक पिपेट यूज किया गया है, पहली बात है उसके अंदर केमिकल मौजूद है, उसको पहले तो जस्ट टैप वाटर से धोना होता है। टैप वाटर से धोने के बाद उसको क्लींजिंग मिक्सचर से धोना होता है, जो कि हमारे यहाँ रवाजी नहीं है क्लास में क्लींजिंग मिक्सचर के साथ धोने का। आदिया प्लेट आई है जी। ये दो चीज़ें होंगी। याद रखें कि वो केमिकल तो साफ हो जाएगा, लेकिन अगर जरासीम है, बैक्टीरिया या वायरस, वो साफ नहीं होते हैं। जब तक उसको आप एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल कोई केमिकल यूज नहीं करते, तब तक वो साफ नहीं हो सकते। चुनांचे अब ये दोबारा याद रखनी है बात कि किसी भी सूरत में आपने किसी भी पिपेट को कोई केमिकल लेने के लिए अपने मुंह से सक नहीं करना। सक्शन बल्ब्स कहते हैं उनको, सिंपली सक्शन बल्ब्स यूज करते हैं। सक्शन बल्ब जो है वो रबर के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं और बहुत आसानी से आप जो है सोल्यूशन ले सकते हैं। सिर्फ ये है कि अगर आप बॉटल बड़ी है और कम मिकदार में है तो फिर बगैर सक किए हुए भी चीज़ फिल हो सकती है। लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में लेना है और आपका जो तगेर सोचने का है, उस वक्त में मुंह से नहीं बल्कि सक्शन बल्ब की मदद से आपने उसको साफ रख। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है जो मैंने आपको बता दी है और उसको आपने याद भी रखते हैं। वो इन्फेक्शियस डिजीज को प्रिवेंट करना। जी, इंस्ट्रक्शन होगी कि किस तरह से आपने ये 4 लोगों का, अंदलीब के अलावा बाकी तीनों लोग यानी ताहर, हिना और बुशरा, आप लोग मार्क्स कम कर दें। तो पीछे से आवाज़ आ रही है, किसी के शोर की आवाज़ आ रही है। अंदलीब के अलावा बाकी तीनों यानी बुशरा, हिना और ताहर अपने मार्क्स को म्यूट करें। जी, ताहर आपका माइक म्यूट नहीं हुआ अभी तक। जी, बात हो रही थी इंस्ट्रक्शन की। मैंने सोल्यूशन तैयार करने के लिए जो आपने केमिकल लेना है वो सक्शन बल्ब यूज करते हुए पिपेट आउट करता है। और कभी भी किसी का यूज, अगर किसी ने मुंह से एक पिपेट यूज किया उसको यूज नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन डिजीज इस तरीके से स्प्रेड होती है। ये भी याद रखिएगा, मेरी जो एक्चुअल स्पेशलाइजेशन है वो माइक्रोबायोलॉजी है और मैं इसी रेफरेंस से पॉइंट खास डिस्कस किया है। जी, अगला पॉइंट कि आपने मटेरियल ले लिया, उसको मिक्स कर लिया, M1V1 M2V2 फार्मूला, इसकी प्रैक्टिस आप घर बैठ के कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं डायल्यूशन मेथड से। इस तरीके से
किसी भी गिवन सिचुएशन को डायरेक्ट कर सकते। एक और कैलकुलेशन सिंपल है, वो भी बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग चूँकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के रेफरेंस से जो मैंने 1m की बात की थी कि हम जो हमारी डेफिनेशन है 1m वाली, उसमें हमने लीटर के लिहाज से क्या किया। आपने सोल्यूशन तैयार करना है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट लीटर की नहीं है, आपने सिर्फ आधा लीटर तैयार करना। क्या आप इस बात से वाकिफ हैं कि उसको कैसे तैयार करेंगे? तो बताना चाहें पहले हम प्लीज। आपने 1m सोल्यूशन तैयार करना है, लेकिन लीटर नहीं करना, आधा लीटर करना है। क्या आप समझते हैं कैसे हो सकता है? जी जवाब दे रही है ना, आप जवाब देना चाहेंगे? जी सर। सर अभी तक मतलब कि हमें ये कैलकुलेशंस टोटली अच्छे से करनी नहीं आती हैं, 1/2 लीटर नहीं करना आएगा। चलें वेल जी हिना, आप जवाब देना चाहेंगे? हिना? नो सर। क्लास में से और कोई और जो जवाब देना चाहता हो, माइक को अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। नो आंसर। चलें फिर कोई बात नहीं, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मतलब मैथ्स को 2 पे डिवाइड कर गए। ताहर ने जवाब दिया है, क्या कहा है? ये बेटा ये जिन्होंने अपना माइक ऑन किए हैं, पीछे से बच्चों की आवाज़ें आना शुरू हो गई, इसलिए माइक बंद रखने वाले। एक जवाब जो मुझे समझ आई है वो ये है कि चूंकि हमने हाफ लीटर तैयार करना है, इसलिए जो आपका गिवन वेट है, मोल्ड वेट, उसके अपने ग्लूकोज का 180 को 2 पे डिवाइड कर दें, जो आंसर निकलेगा उतना आप उस पानी में डाल लेंगे जितना रिक्वायर्ड है, हाफ। ये बहुत आसान है। फर्ज कीजिए आप 0.1m सोल्यूशन तैयार करना चाह रहे हैं और तैयार करना है 100m। 0.1m ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर बैठ के करना है। 0.1m सोल्यूशन तैयार करना है और तैयार करना है सिर्फ 100 ml। इसकी आपने खुद कैलकुलेट करके देखनी है आपसे होता है कि नहीं होता। अगर हो जाए तो फिर मुझे बताना है, उदाहरण बताने के लिए आप मुझे सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए एक एड्रेस, मैं थोड़ा सा एड्रेस चेंज करके आपको दे रहा हूँ। 2 एड्रेस है मेरे पास। प्रॉफ एम अफजल के नाम से आप वाकिफ हैं पहले से ही, यूट्यूब चैनल के हवाले से। आपने मुझे प्रॉफ एम अफजल यू, मेरे नाम के आगे यू ऐड कर लें, बाकी वही है profemu@gmail.com। आपने अपने आंसर्स, अपने नाम और रोल नंबर और सेमेस्टर के साथ मुझे इस पे मेल करना है आज जब क्लासेस फारूक हो जाएंगे उसके बाद, ठीक है? यस सर। यस सर। सर अगर आप ये क्वेश्चन चैट में हमें एक दफा लिख दें। नहीं, चूंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं इस चैट को चेक कर सकूँ, वो बाद में बैठ के देखूँ फिर मैं। चलो ठीक है। देखिए पार्टिसिपेंट बहुत थोड़े हैं, जो अभी तक 18 हैं सिर्फ, और ये हादिया साहब ट्राई कर रही है लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रही है, इसके मेटल में प्रोडक्ट में प्रॉब्लम। जी ये हो गया जी सॉल्यूशंस और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। अच्छा यहाँ तक तो थी वही वाली बेसिक्स जो ज़्यादा ही बेसिक थी। अब एक और चीज़ है, थोड़ी सी चीज़ है। अब लोगों ने लोअर क्लासेस में, लोअर का मतलब है ऑल क्लास, वो मैट्रिक है, इंटर है, बीएस की क्लासेस हैं। आई एम श्योर कि आप वाकिफ हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आप इन नामों से वाकिफ हैं? यस सर। जी अदलीब का जवाब है यस। और कोई जवाब देना चाहता हो? सर। जी बुशरा क्या कहा है? यस सर। जी वेरी गुड। हिना? नो सर। ठीक है। ताहर? जी इसमें सवाल नजर आ रही है मुझे, इरम नहीं आई है, बल्कि बहुत से बच्चे तो आए नहीं हैं। सवाल? यस सर। यस सर। सर इरम का कनेक्ट यस सर। चलिए मैं ठीक है जी। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि मालूम है और कुछ कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं है। अब जिन लोगों ने कहा है कि हमें मालूम है, इनके अलावा बाकी मोस्टली यही जवाब था कि आपको मालूम है कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर से बात करें। आपने मुझे फार्मूला बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किस तरह से किसी फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने फार्मूला पूछा है सर किसको?
you are to calculate osmotic pressure of a solution. How you will be Us- able to calculate osmotic pressure of a solution. ये भी आपका होमवर्क है, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? यस सर कर लेंगे। चलो ठीक है, ये भी देखते हैं जी आप क्या करते हैं। ये भी आपने मुझे जी ये अब फिर ये जो सवा और बुशरा आप लोग फिर बंद कर लें जी, अपने माइक्स बंद कर दें क्योंकि पीछे से आवाज़ें बैकग्राउंड से आती हैं ज़्यादा। चलें पहले 2 पॉइंट्स हो गए। अब मैं एक नाम बोल रहा हूँ, पूरी क्लास में से कोई भी बताना चाहे तो बता सकता है। क्या आप इसे वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है? नाम है want of equation. Do you know what is want of equation? ये सिर्फ अगर मालूम है तो बताना है, नेट से देख के नहीं बताना। चलें बहरहाल ये चूंकि किसी ने भी यस में जवाब नहीं दिया है, तो देना चाहता है जवाब, गैर नेट से देख के बताना चाहता हो तो अभी भी यस कह सकते हैं। चलिए बहर कोई बात नहीं है जी, आप जो है इसको नेट से चेक करके देख लीजिएगा, अगर ना क्लियर हो तो फिर इंशाल्लाह मैं इस तरीके से आपको सेंड कर दूंगा। जी ये माइक साफ रखिएगा, हिना बुशरा आप लोग माइक साफ रखिएगा। याद रखिए कि दोनों चीज़ें यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का ताल्लुक बराह रास्त सोल्यूशन की कंसंट्रेशन के साथ होता है और ये वांट ऑफ इक्वेशन इसको डील करती है। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी और ये जनरल गैस इक्वेशन का डेरिवेटिव, इट इज इक्वेशन व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम जनरल गैस इक्वेशन, ये आपको मिल जाएगी। आपकी बुक्स में तो नहीं है ये, लेकिन बैलेंस अवेलेबल है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत मशहूर मारूफ है, आई एम श्योर कि सब लोग रोजाते हैं। सहरी में खाने में सुबह सालन शामिल होता है। अगर सालन में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? कोई जवाब देना चाहेगा? प्यास ज्यादा लगती है। वेरी गुड। जब सालन में नमक ज्यादा हो और प्यास ज्यादा लग रही हो तो उसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपने खाई थी या पी थी उसमें साल्ट ज्यादा है और उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। उसको बैलेंस करने के लिए आगे ह्यूमन शुरू हो जाएगी। उसको बैलेंस करने के लिए जो है फिर प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं और बहुत सा पानी उसको डाइल्यूट करता है, एक्स्ट्रा पानी साल्ट को लेकर तो यूरिन में बॉडी से खारिज कर देता है। ये एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की और किसी चीज़ की किया। इसका अपोजिट, अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें बिल्कुल साल्ट ना हो, साल्ट फ्री कर दें हर सूरत में, किसी भी चीज़ में साल्ट ना हो, प्योरीफाइड हो, तो बॉडी में साल्ट की कमी हो जाएगी, बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा और बॉडी वीकनेस महसूस करना शुरू करेगी। ये भी इसके एप्लीकेशन ही है। चलिए तो ये दो कंसेप्ट हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम जिन बेसिस का जिक्र कर रहे हैं ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वाटर पोटेंशियल को समझने के लिए इन सब चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इंटर लेवल पे या किसी और जगह पे भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा या लफ्ज़ आपने पढ़ा होगा कि अगर हम प्योर वाटर के अंदर प्लांट सेल को रखते हैं तो वो टर्जेड हो जाते हैं। आई एम श्योर आपसे वाटर में पहले से Yes, sir. ठीक। अब प्योर वाटर का मतलब है 100% वाटर और सेल के अंदर ज़्यादा पानी कम होता है, बाहर से पानी सेल में एंटर होगा एंड ऑस्मोसिस सेल स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और उसमें प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब सेल में सेल वॉल मौजूद है, अंदर से वैक्यूम साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा। जितना प्रेशर वो बाहर से अंदर डाल रहा है वॉल उतना ही प्रेशर उसको रेट करने के लिए अंदर की तरफ करती है, उस प्रेशर को वॉल प्रेशर है और उसकी रीज़न वही बॉडी के अंदर पानी का ज़्यादा मौजूद होना है। उसका अपोजिट आई एम श्योर आपने इससे वाकिफ हैं, आप एक्सपेरिमेंट में किया होगा। अनियन एपिडर्मिस की स्लाइड बनाए और उसके ऊपर साल्ट सोल्यूशन डालें प्लाज्मोलाइसिस के नाम से, ज़्यादा लोग उसको प्लाज्मोलाइसिस पढ़ते हैं, प्लाज्मोलाइसिस लफ्ज़ इस्तेमाल। जी एक्सपेरिमेंट किया हुआ आप लोगों ने?
यस सर, मैट्रिक में किया था शायद। चलें, ये मैट्रिक इंटर दोनों में शामिल है। जब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर डाल दें तो वो सेल के अंदर से पानी को बाहर खींच लेते हैं। आजकल करेलों का मौसम आ गया है, आप आई एम श्योर आप लोगों ने करेले बनते हुए देखे होंगे। आमतौर पर करेलों को छील के काट के उसमें नमक डाल के रखते हैं। जब आप नमक डाल के रखते हैं तो उसको ज़रा खास धूप में रखें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। करेलों से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है, श्रिंक हो जाते हैं जी, वो श्रिंक हो जाते हैं। Yes. अब वो जो साल्ट है, क्योंकि जबकि लेफ्ट में काटे हुए उसमें नमी मौजूद है, वो पानी और साल्ट हाईली कंसंट्रेशन है, वो अंदर से पानी को खींच रहा है और जो करेले हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। ये भी प्लाज्मोलिसिस है। टर्जिडिटी और प्लाज्मोलिसिस इस जगह बिल्कुल ऑपोजिट हैं और दोनों में फर्क नोट कर लें कि अगर आप प्योर वाटर यूज कर रहे हैं किसी भी प्लांट मटेरियल के हवाले से तो पानी एंटर होगा। ये एक्सपेरिमेंट अगर हम किसी एनिमल सेल पे करें क्या होगा? अगर हम एनिमल सेल्स को, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉलिंग होती है, 100% प्योर वाटर में डाल दें तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा। वो रप्चर हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। और रीज़न ये है कि सेल में बहुत ज़्यादा पानी एंटर होगा, सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की बहुत कमज़ोर होती है, सेल बस्ट हो जाएंगे। बहरहाल ये था जी वो बैकग्राउंड जो कि इन सब चीज़ों के हवाले से रिलेटेड है। ऑस्मोटिक प्रेशर का इसमें जिक्र मौजूद है, कंसंट्रेशन का जिक्र मौजूद है, जिसकी इक्वेशन को आपने फाइंड आउट करना है, इसका जिक्र मैंने किया है। पर ये था जिसका बैकग्राउंड। जी ये कोई बंदा ज्वाइन करना चाह रहा है जी, इसमें बड़ा अजीब सा नाम रखा हुआ है IFXDD। आइंदा से ऐसा नाम नहीं रखना है बल्कि अपने असल नाम के साथ आना है, नाम अपना चेंज करना है। आपने अपने असल नाम के साथ आइंदा से ज्वाइन करना है। ये न्यू कमर जिसको मैंने अलाउ किया है अभी, जिनका नाम ही है बल्कि नंबर आ रहा है, ये आपने अपने नाम के साथ, और एक और भी है स्टूडेंट, ये रोल लिखा हुआ है 30652, आपने भी अपने रोल नंबर के साथ अपना नाम भी ऐड करना है। 52 ये तो मुआज है मेरे ख्याल में, 52 मुआज का रोल नंबर है, मगर ये रोल नंबर ये है। यस जी ये रोल नंबर की जगह इसका साथ नाम भी ऐड करें, पहले नाम और रोल नंबर बाद में चाहिए। चलिए बहरहाल हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो चुका हुआ है, इसलिए आज हमें स्टॉप करना पड़ेगा। आज सिर्फ ये 19 पार्टिसिपेंट्स हैं जी, जो कि बहुत कम हैं। क्लास फेलोज को इन्फॉर्म करें कि इन टाइम लॉगिन हो जाया करें, और 18-19 पार्टिसिपेंट से तो क्लास 50% से भी कम है। जी चूँकि अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, इसलिए मेरे ख्याल में अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर।